हेलो बच्चों, मैं अमित रंजन। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज के वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं मैकेनिज्म ऑफ करंट फ्लो के बारे में। इसका अर्थ है कि अगर किसी कंडक्टर को इलेक्ट्रिक फील्ड के अब्सेंस में रखा जाए तो उस कंडक्टर के अंदर जो मौजूद इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके साथ क्या होता है, इनके बारे में बात करेंगे। और साथ साथ ये भी बात करेंगे कि अगर उसी कंडक्टर को इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में रखा जाए तो उसके कंडक्टर के अंदर जो मौजूद इलेक्ट्रॉन हैं उनके साथ क्या हो रहा होता है। इन दोनों चीज़ों के बीच के डिफरेंसेस को आज के वीडियो में हम लोग डिटेल से समझने वाले हैं। और साथ साथ पिछले कुछ वीडियो में आने वाले कुछ टर्म जो आपको याद दिला देते हैं, रिलैक्सेशन टाइम, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इनके बारे में भी आज के वीडियो में हम लोग खुल के चर्चा करने जा रहे हैं। जैसा मैंने आपको बताया था कि एक वीडियो में मैं इन दोनों टॉपिक पर खुल के बात करूंगा, तो आज वक्त आ गया है हम लोग दोनों टॉपिक पर खुल के चर्चा करने जा रहे हैं। और एक बात लास्ट में आपको और बता दें कि हम लोग साथ साथ ड्रिफ्ट वेलोसिटी का करंट से रिलेशन सीखेंगे, जो इस बार 2020 के एग्ज़ाम में सीबीएसई बोर्ड के एग्ज़ाम में पूछा गया क्वेश्चन 3 मार्क्स का था, वो भी आज हम लोग करेंगे सॉल्व। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मैकेनिज्म ऑफ करंट फ्लो। तो आपको यहाँ लिखा हुआ दिख रहा होगा मैकेनिज्म ऑफ करंट फ्लो। अब आइए, आप कुछ मत करिए, आप सीधा इस बॉक्स के अंदर कुछ टर्म हम लिखने जा रहे हैं, आप उसको थोड़ा सा बेसिकली समझ लीजिए ताकि आपको ये और ये क्लियर हो जाए समझने में। तो चलिए देखिए, तो सबसे पहला सवाल जो आपसे हम पूछना चाहते हैं कि करंट किससे फ्लो करता है, करंट फ्लो किससे करता है। तो आपका आंसर होगा करंट फ्लो सर कंडक्टर से करता है, कंडक्टर से करता है। कंडक्टर का मतलब होता है मेटल, ठीक है। दूसरी बात कि हम लोग जानते हैं कि मेटल जो है वो लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंसिस्ट करता है। तो अ मेटल कंसिस्ट लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। आपको ये जानकारी होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन अप्रॉक्स कितना होता है। तो यूनिट वॉल्यूम की बात करें, अगर 1 मीटर क्यूब की बात करें, तो यूनिट वॉल्यूम में किसी कंडक्टर, किसी मेटल के अंदर इलेक्ट्रॉन की संख्या 10⁻29 की होती है। यानी 10⁻29 इलेक्ट्रॉन रहता है पर मीटर क्यूब में, मतलब यूनिट वॉल्यूम में इतना इलेक्ट्रॉन किसी मेटल के अंदर हो सकता है। और तीसरी बात क्या होगी बच्चों, तीसरी बात होगी कि अगर हम रूम टेम्परेचर की बात करें तो उस कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उसकी जो वेलोसिटी है उसको हम लोग किस नाम से पुकारेंगे, उसको हम लोग कहेंगे थर्मल वेलोसिटी। जो थर्मल वेलोसिटी होती है कंडक्टर के अंदर के इलेक्ट्रॉन की, वो अप्रॉक्स बताया गया है 10⁵ मीटर पर सेकेंड, ठीक है बच्चों। देखिए, ये सारी बात मेटल के साथ जुड़ी हुई बात थी जो आपको मैंने बताया। आपको ये बेसिक चीज़ अगर ध्यान में है तो आप आज की वीडियो को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं और साथ साथ ये फील कर सकते हैं करंट कब फ्लो होगा और करंट कब फ्लो नहीं होगा। अगर नहीं होगा तो क्या कारण होगा, फ्लो होगा तो क्या कारण होगा, ये आप समझ गए। तो आज का वीडियो में यही कॉन्सेप्ट है। तो देखिए क्या बात है। करंट फ्लो कंडक्टर से करता है, पहला बात। मेटल कंसिस्ट लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यूनिट वॉल्यूम में इलेक्ट्रॉन की संख्या 10⁻29 याद हो चुका होगा आपको। और उसके रूम टेम्परेचर पर उस इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी जो होती है उसको कहते हैं थर्मल वेलोसिटी, जो कि ऑर्डर होता है 10⁵ मीटर पर सेकेंड का। बहुत हाई वेलोसिटी है ये, प्लस पावर में 5 है, देख लीजिए आप ध्यान से। तो देखिए क्या ऐसा होता है कि इतना चीज़ होता है मेटल के पास, अगर उस मेटल को इलेक्ट्रिक फील्ड के अब्सेंस में रखा जाए तो करंट फील नहीं होता। क्यों ऐसा होता है वो आपको यहाँ पर केस 1 और केस 2 लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा। केस 1 में क्या लिखे हैं, इन अब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, कंडक्टर को इलेक्ट्रिक फील्ड के अब्सेंस में रखा गया है। और यहाँ पर क्या होने वाला है, इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। पहले बॉक्स के अंदर जो चीज़ हम लिखे हैं वो बेसिक है, अगर आपको आता है तो नोट मत करिए, नहीं आता है तो ज़रूर नोट कर लीजिए ताकि आपको आगे दिक्कत ना हो। चलिए ठीक है, एक मेटल लिया गया है, उस मेटल को इलेक्ट्रिक फील्ड के अब्सेंस में रखा गया। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे अब्सेंस लिखा हुआ है, अब्सेंस में रखा गया है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाते कैसे हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाने का तरीका है बैटरी से कनेक्ट कर दीजिए, सेल से जोड़ दीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, यानी कि बैटरी कनेक्टेड नहीं है। अब देखिए इस मेटल के पास लार्ज अमाउंट में फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, आपको मैंने बॉक्स के अंदर लिख के बताया बेसिक चीज़, इलेक्ट्रॉन्स है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। यूनिट वॉल्यूम में कितना इलेक्ट्रॉन है, 10⁻29। ऐसे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन इसके अंदर है, ठीक है। इसका पूरा वॉल्यूम निकाल लीजिएगा, इलेक्ट्रॉन पता चल जाएगा आपको। चलिए देखिए, मगर वो मुद्दा नहीं है, इलेक्ट्रॉन निकालना मुद्दा नहीं है, सीखना मुद्दा है कि इलेक्ट्रॉन किस कंडीशन में करंट फ्लो कराएगा
और किस कंडीशन में करंट फ्लो नहीं कराएगा। तो देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, फ्री है, 10⁵ मीटर पर सेकेंड से किसी डायरेक्शन में जा सकता है, इधर इधर, ये सारा गोल जो आप दिख रहे हैं वो इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट किए हैं, और एरो का साइन जो है वो उसकी वेलोसिटी को और डायरेक्शन रिप्रेजेंट करता है, यानी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन रिप्रेजेंट करता है। अब देखिए इस कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो मूव भी कर रहे हैं, लेकिन करंट फील कितना हो पा रहा है इससे, 0। क्यों हो पा रहा है, तो आइए इस बात को समझ गए तो आपको क्लियर हो जाएगा ये कॉन्सेप्ट। देखिए ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन देखिए इस तरफ जा रहा है, कुछ पॉसिबल इलेक्ट्रॉन ऐसे भी होंगे जो इस तरफ जा रहे होंगे, तो ये इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन पॉजिटिव, इसका नेगेटिव, नेट कितना हो जाएगा, 0। ठीक है, इस इलेक्ट्रॉन को देखिए, ये इलेक्ट्रॉन इस तरफ जा रहा है, जबकि इलेक्ट्रॉन इस तरफ जा रहा है, तो इसकी वेलोसिटी कैंसिल आउट हो जाएगी, तो नेट कितना, 0। ये ऊपर की तरफ जा रहा है और ये नीचे की तरफ जा रहा है, तो देखिए ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा आपस में, नेट कितना, 0। यानी कुल मिला जुला कर बात ये है, जो मुद्दे की बात है वो ये है कि किसी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन रैंडम मोशन करते हैं, रैंडम मूव कर रहा है, किसी डायरेक्शन, इधर जा सकता है, किधर भी जा सकता है। अगर इधर जा रहा होगा तो कुछ पॉसिबल इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे होंगे, कैंसिल आउट कर देंगे, इसी वजह से करंट कितना है, 0 है। यानी कि ड्यू टू रैंडम मोशन, ठीक है, रैंडम मोशन हो रहा है, आपको दिख रहा है किसी डायरेक्शन में जा रहा है, तो रैंडम मोशन हो रहा है किसका, ऑफ इलेक्ट्रॉन इनसाइड द कंडक्टर। हेंस, अब ये बात समझिएगा, हेंस क्यों कहें हम, इसीलिए कहे रैंडम मोशन होने की वजह से कुछ इलेक्ट्रॉन अगर इधर जा रहा होगा तो करंट इस तरफ बनेगा, इलेक्ट्रॉन के मोशन के अपोजिट कन्वेंशन डायरेक्शन होता है करंट का, याद होगा आपको। इलेक्ट्रॉन अगर किसी पर्टिकुलर एरिया से इस तरफ जा रहा होगा तो करंट इस तरफ बनेगा, उतने ही इलेक्ट्रॉन उस तरफ अगर गए तो करंट इस तरफ बनेगा, नेट कैंसिल आउट होकर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो टोटल बात ये है कि इलेक्ट्रॉन की सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी 0 होगी। यानी सेंटर ऑफ मास क्या चीज़ होता है, तो आपको बताए थे 11th क्लास में सेंटर ऑफ मास के बारे में कि 7 फार्मूला उसका लिखाए थे आपको सिर्फ एक फार्मूला का काम है। अगर पूछेंगे कि वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होगा, तो VCOM लिखेंगे ऐसे करके और बोलेंगे M1 V1 M2 V2 M3 V3। ध्यान देना है आपको इस बात पे, 11th का चीज़ है इसलिए दिक्कत होगा आपको। M4 या लास्ट ले लेंगे तो MN VN, अब बटे मास को ऐड कर देना है नीचे, M1 प्लस M2 प्लस M3, 3 डॉट दे दीजिए और MN। ये होता है सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी का फार्मूला। तो क्या हुआ कि अगर किसी एरिया से इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी इस तरफ है तो पॉजिटिव बोलिएगा, कुछ इलेक्ट्रॉन उसी समय में इस तरफ चला गया होगा, उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, निगेटिव हो जाएगी। तो एक बार सेंटर ऑफ मास पॉजिटिव हुआ, एक बार सेंटर ऑफ मास निगेटिव हुआ, तो नेट कितना हो जाएगा, तो ये वाला जो टर्म है वो हो जाएगा 0। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग क्या बोलेंगे, हेंस वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास विल बी 0। ठीक है बच्चों, क्लियर हुआ यहाँ तक आपका कि वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास 0 हो जाएगा। यहाँ भी लिखे हैं, तो अगर इनिशियल वेलोसिटी लिखते हैं तो आप लोग U से लिखते हैं, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन U1 वेलोसिटी से जा रहा होगा, ये इलेक्ट्रॉन U2 से जा रहा होगा, ये इलेक्ट्रॉन U3 से जा रहा होगा, इस तरह से UN से भी जा रहा होगा। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, इसका सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी निकाल लेंगे। तो पहले आप इतना नोट करिए, तब यहाँ पे कुछ लिखेंगे, इसी कॉलम के अंदर लिखेंगे। अभी तक समझाए कि अगर किसी कंडक्टर को इलेक्ट्रिक फील्ड के अब्सेंस में रखोगे तो उस कंडक्टर का इलेक्ट्रॉन जो है वो रैंडम मोशन करने की वजह से उसके सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, क्योंकि अगर कोई कंडक्टर है तो अगर इसका इलेक्ट्रॉन इस तरफ जा रहा है वेलोसिटी से, तो इसके सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी पॉजिटिव। अगर कुछ इलेक्ट्रॉन इस तरफ जा रहा होगा तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी नेगेटिव, तो नेट कैंसिल आउट होकर कितना हो जाएगा, 0। इसलिए सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0। अब सेंटर ऑफ मास किस क्लास का, 11 क्लास का फार्मूला, ये आपको ध्यान रखना है। अगर इनिशियल वेलोसिटी बोलेंगे तो U1 U2 U3, यहाँ जहाँ V1 है वहाँ U1 हो जाएगा, जहाँ V2 है वहाँ U2 हो जाएगा। ठीक है, दूसरी बात, कौन टकरा रहा है बार बार, कौन मूव कर रहा है,
इलेक्ट्रॉन मूव करने से के वजह से उसके मास में कोई चेंजेस तो आने से रहा, तो मास तो वही रखना है हमेशा। तो m1 की जगह पर भी क्या रखेंगे m, m2 की जगह पर भी क्या रखेंगे m, m3 की जगह पर भी क्या रखेंगे m, और mn की जगह पर भी क्या रखेंगे m। तो ज़रा ध्यान से देखना, तो ऊपर से m कॉमन आ जाएगा और नीचे देखिए m प्लस m, 2 बार जोड़ेंगे 2m, 3 बार जोड़ेंगे 3m, तो n बार है, कितना हो जाएगा mn। यानी अगर हम लेट u1, u2, u3 डॉट 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 un आर द इनिशियल वेलोसिटी करना चाहिए, ज़्यादा अच्छा होगा, इनिशियल वेलोसिटीज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए हम बोल बोल के लिख रहे हैं ताकि आपको नज़र नहीं आया तो आप समझ जाइए बोलते हुए क्या बोल रहे थे। ठीक है, पढ़ भी देते हैं एक बार हम आपको। हम लिखे कि इलेक्ट्रॉन की इनिशियल वेलोसिटी u1 है, u2 है, u3 है, डॉट 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 un है। ये इनिशियल वेलोसिटीज़ है इलेक्ट्रॉन्स का, किसके एब्सेंस में, इलेक्ट्रिक फील्ड के एब्सेंस में। ठीक है, तो इसके सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कितनी होगी बताइए जल्दी से, 0 होगी। क्यों? क्योंकि अभी आप बताए थे u ऑफ सेंटर ऑफ मास वेलोसिटी है तो वेक्टर क्वांटिटी है, एरो देते हैं ऊपर पे, m1 u1 m2 u2 m3 u3 डॉट डॉट mn un। ठीक है, नीचे क्या हो जाएगा, मास को ऐड करते थे, आप देखिए यहाँ ध्यान से, मास को ऐड करते थे तो m1 प्लस m2 प्लस m3 डॉट 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 mn। अब देखिए इलेक्ट्रॉन टकराने से मास में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो m1 m2 m3 mn, इसको हम m मान लेते हैं। ठीक है, क्योंकि मास तो इलेक्ट्रॉन का सेम होता है, कितना होता है 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। देखिए सब जगह यहाँ पे m1 की जगह पर क्या रखेंगे आप, m रखेंगे, तो ऊपर से सब जगह पर m रखते जाओगे तो m कॉमन आ जाएगा, ध्यान से देखना। तो u सेंटर ऑफ मास जो है वो m कॉमन ऊपर आ गया मेरा, ब्रैकेट में क्या बचेगा u1 वेक्टर प्लस u2 वेक्टर प्लस u3 वेक्टर डॉट 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 un वेक्टर। एरो दे रहे हैं, वेक्टर क्वांटिटी वेलोसिटी की बात कर रहे हैं हम, बट्टे मास को जोड़िए, m1 की जगह पर m रखोगे तो m प्लस m 2m प्लस 3m n तक है, कितना हो जाएगा mn। ठीक है, m से m क्या हो गया, कैंसिल आउट। तो u ऑफ सेंटर ऑफ मास मेरा कितना होने जा रहा है, 0, बताए तभी आपको हम। तो u1 वेक्टर प्लस u2 वेक्टर प्लस u3 वेक्टर डॉट 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 un वेक्टर बटे n। ये वैल्यू मेरा कितना होने जा रहा है, ये वैल्यू मेरा 0 होने जा रहा है। ध्यान से देखिएगा, इसको हम घेर देते हैं। आपसे पूछे इक्वेशन 1 कौन सा था तो आपको ये तुरंत कॉपी पलट के देखना, ये वाला इक्वेशन 1 था। ठीक है, इतना पहले आप नोट करिए, इसी कॉलम में केस 1 के कॉलम में नोट करते चलना है आपको। इक्वेशन 1 पूछेंगे कौन सा है, 2 बार घेर के देखिए, लिखे यहाँ पे 1, कॉलम केस 1 में लिखना है आपको सारा चीज़। तो समझ में आ गया सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कितनी होगी, 0। अब केस 2 पे चलते हैं। ठीक है, यहाँ से क्या मिला वो हम लिख देते हैं। यहाँ से मिला हमको UCM का मान 0 बराबर u1 वेक्टर प्लस u2 वेक्टर प्लस u3 वेक्टर डॉट 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 un वेक्टर बटे n आया था ना, ऊपर m से m कैंसिल हो गए, सॉरी n आया था बटे क्या आया था, बटे मेरे यहाँ पर आया था n, m और n कैंसिल हो गया था, n बच गया था। इसको हम क्या बोले आपको, इक्वेशन क्या मानने के लिए, इक्वेशन 1 मानने के लिए। ठीक है, अब देखिए घेर भी देते हैं इसको एक बार। चलिए अब हम बात करते हैं परजेंस की। परजेंस की बात करने के लिए आपको एक टर्म आना चाहिए, वो है केस 2 का बात कर रहे हैं। रिलैक्सेशन टाइम, जिसको हम लोग सिंबल टॉ का देते हैं। कैसे लिखेंगे, ऐसे करके, ऐसे टॉर्क जिसको आप बोलते थे, यहाँ पर अलग सिंबल नाम हो जा रहा है उसका, टॉर्क को टॉ बोल रहे हैं यहाँ पे, और वो रिलैक्सेशन टाइम को रिप्रेजेंट करता है।
क्या होता है ये? इसमें कहा जाता है कि एवरेज टाइम स्पेंट बाय एन इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू कॉलिजन या टू सक्सेसिव कॉलिजन। अब देखिए हम लोग बात करने जा रहे हैं केस 2 के बारे में, कि केस 2 शुरू करने से पहले आपको हम रिलैक्सेशन टाइम समझा देना चाहते हैं क्या है ये। तो यहाँ लिखा हुआ है एवरेज टाइम स्पेंट बाय एन इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू सक्सेसिव कॉलिजन। क्या मतलब है इसका? आपको इसका मतलब समझने के लिए थोड़ा सा आपका ध्यान 11th क्लास के केमिस्ट्री के चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग पर लेके जाना चाहते हैं। उसमें आपने पढ़ा होगा मेटेलिक बॉन्ड, अगर याद आ रहा होगा तो ध्यान दीजिएगा। मेटेलिक बॉन्ड, उसमें कहा जाता है कि जो आयंस होते हैं ना उनकी एक लैटिस होती है, जैसे कि SCC होता है, BCC होता है, SCP होता है। जैसे कि आपको हम एग्जांपल समझाएं तो इस तरह का लैटिस होता है। यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, इस कॉर्नर पे पॉजिटिव चार्ज, इस कॉर्नर पे पॉजिटिव चार्ज, इस कॉर्नर पे पॉजिटिव चार्ज, ऐसे पॉजिटिव चार्ज होते हैं। अब इलेक्ट्रॉन जो है वो इस आयन से टकराते हैं, टकरा के डायरेक्शन चेंज हो गया तो किसी डायरेक्शन में चला गया, फिर वो फिर टकराया, डायरेक्शन चेंज हो गया। यानी ये जो लैटिस है ना पॉजिटिव चार्ज आयन का, एम्बेडेड इन सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये जो हैं वो क्या होते हैं, आपस में टकराने की वजह से उसका डायरेक्शन जो है लगातार बदलता रहता है। अब जो इलेक्ट्रॉन टकराया आयन से, डायरेक्शन बदल गया, फिर टकराया, डायरेक्शन बदल गया। तो डायरेक्शन बदलने की वजह से बहुत बार कोलिजन होता है। तो देखिए, तो हम बोले कि इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या होता है, कॉर्नर के पॉजिटिव आयन से टकराता है और उसकी जो कोलिजन होने की वजह से तो टाइम अलग अलग हो जाता है। जैसे एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन से टकराया, टाइम लगा T1, दूसरा तीसरे से टकराया, टाइम लगा T2, तीसरा चौथे से टकराया, टाइम लगा T3। इस तरह से मान लीजिए 1000 कोलिजन इलेक्ट्रॉन के साथ कोलिजन 1000 कोलिजन हुआ, तो ये T1000 तक आया। तो आप क्या करेंगे कि अगर अलग अलग टाइम लेने लग जाएं हम लोग तो डेरिवेशन कंप्लीट ही नहीं कर पाएंगे। तो क्या किया गया, इसको दूर करने के लिए, परेशानी से बचने के लिए क्या किया गया कि एक कोलिजन में टाइम लगा T1, दूसरे कोलिजन में टाइम लगा T2, तीसरे कोलिजन में टाइम लगा T3। ऐसे मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन 1000 कोलिजन किया तो T1000 तक टाइम लगा। तो आप क्या करेंगे, सारे टाइम का एवरेज निकाल लेंगे, यानी T1 + T2 + T3। जैसे कि आप क्या करेंगे ना कि टाइम का एवरेज निकालेंगे। पहला कोलिजन में टाइम लगा T1 प्लस दूसरा टाइम लगा T2, तीसरा लगा T3। इस तरह से टाइम कोलिजन होता गया, टाइम लगता गया, Tn तक लगा। अब बटे कहाँ तक गया, n तक। तो n से क्या करना है, डिवाइड कर देना है। तो ये जो टाइम लगा इसी को हम लोग नाम देते हैं रिलैक्सेशन टाइम का। यानी अब हम लोग अलग अलग टाइम आने लग जाएं तो डेरिवेशन ही कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। तो ये परेशानी से बचने के लिए हम लोग क्या किए कि अब एक कॉलिजन से लेकर दूसरे कॉलिजन के बीच में टाइम कितना लगा, टाउ। तीसरे से चौथे के बीच में टाइम कितना लगा, टाउ। चौथे से पाँचवें के बीच टाइम कितना लगा, टाउ। मतलब हर दो इलेक्ट्रॉन को भैया ये टाइम बांट दिया गया, लो इतने टाइम में तुमको अब टकराना है, तो अब टाइम कितना लगता रहेगा, टाउ। तो दो लगातार कॉलिजन होने में जो समय लगा, इलेक्ट्रॉन समय बिताया, उसको कहते हैं हम लोग रिलैक्सेशन टाइम। पहले जो कंडक्टर था वो रखा हुआ था इलेक्ट्रिक फील्ड के एब्सेंस में, तो रैंडम मोशन कर रहा था, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी 0 थी। अब वो इलेक्ट्रॉन यानी वो कंडक्टर जो है वो रखा हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में क्या होता है वो आपको हम थोड़ा सा रफ में समझा देते हैं। कि देखिए इस बॉक्स के अंदर हम इलेक्ट्रोस्टैट्स के इलेक्ट्रिक फील्ड के टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं, जो आपको क्लास में हम पढ़ाए हैं। कॉपी पलट लीजिएगा फिर से दिक्कत अगर हुआ तो। हालांकि यहाँ आपको इतना समझा देंगे, फिर आपको कॉपी भी पलटने की जरूरत नहीं है, आप यहीं से देख के समझ जाइएगा, कनेक्ट हो जाएगा इससे। देखिए क्या है, मान लीजिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड ये है, ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बोलते थे इसको, इलेक्ट्रिक फील्ड को ई से लिखते हैं। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई निगेटिव चार्ज आ गया, कोई निगेटिव चार्ज आ गया, ठीक है, तो उस पर जो है निगेटिव चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में फोर्स लगता है अपोजिट डायरेक्शन में। चूँकि निगेटिव चार्ज है तो ये अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड के भागेगा। तो अगर इस तरफ भाग रहा है यानी कि इस तरफ फोर्स लग रहा है इस पर, वो फोर्स पूछेंगे कितना होगा, तो आप बोलेंगे -Q × E। चार्ज गुना एग्जिस्टिंग फील्ड, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो आपको इस पर लगने वाला फोर्स निकल आएगा। तो फोर्स Q × E होगा। माइनस साइन बताता है
कि इलेक्ट्रॉन जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट जा रहा है, या निगेटिव चार्ज जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट की तरफ जा रहा है, ये माइनस साइन इंडिकेट करता है। अगर मोड लगा दोगे तो निगेटिव से भी तुम बच जाओगे, तो तुम पॉजिटिव ले सकते हो। तो देखो ये होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में। इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में क्या होता है, तो फिर हम कंडक्टर ले रहे हैं, ये कंडक्टर ले रहे हैं फिर हम, देखिए कंडक्टर है। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाते कैसे हैं, बैटरी जोड़ के, आपको बताया तो तुरंत अभी हम फिर बता देते हैं। ये कंडक्टर है, देखिए मेटल है कोई, ठीक। अब इसके अंदर भी इलेक्ट्रॉन बहुत सारे हैं फ्री स्टेट में। मान लीजिए हम एक इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, ठीक। इलेक्ट्रॉन पे नेचर कैसा होता है, निगेटिव नेचर का होता है इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रिक फील्ड मान लीजिए इस तरफ है, ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी इलेक्ट्रिक फील्ड, इसलिए एरो दे रहे हैं। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन किधर जाएगा, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में नेगेटिव चार्ज आता है अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन जो है इस डायरेक्शन में जाने लगेगा, ठीक है। तो इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड each and every electron inside the conductor experience a force। क्या एक्सपीरियंस करता है बच्चों, एक्सपीरियंस करता है फोर्स, ठीक है। तो देखिए कितना फोर्स एक्सपीरियंस करता है, तो फोर्स कितना होता है, फोर्स निकालना है तो चार्ज को उस फील्ड से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो F बराबर Q इंटू ई होता है। Q की जगह पर क्या है, इलेक्ट्रॉन है, तो F बराबर माइनस ई इंटू ई, ठीक है। यहाँ पर माइनस साइन क्या इंडिकेट करता था, तो यहाँ देख लीजिए क्या इंडिकेट करता है, माइनस साइन बताता है कि चार्ज जो निगेटिव चार्ज है इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। तो निगेटिव साइन इंडिकेट दैट इलेक्ट्रॉन मूव्स अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ पे, इक्वेशन 1 तो हम लोग साथ मान चुके थे, इक्वेशन 2 पे आते हैं। इक्वेशन 2 है ये, ठीक है ना, 1 तो हो चुका था, 2 है इक्वेशन वो। तो चलिए देखिए यहाँ तक आपको समझ में आ चुका होगा। अब ये एक इलेक्ट्रॉन के साथ हो रहा है, तो सारा इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में जा रहा था। यहाँ पे क्या था, ये रैंडम मोशन था, ऑल डायरेक्शन में जा रहा था। तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी क्या थी, 0। कुछ इधर गया पॉजिटिव, इधर गया निगेटिव, नेट आउट होकर 0, कैंसिल आउट होकर 0। ठीक उसी तरह से यहाँ पे हुआ था। यहाँ पर कुछ और हो रहा है, देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन एक डायरेक्शन में जा रहा है, ऐसे सारा इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, तो करंट इस तरफ बनेगा। तो इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के अपोजिट हम लोग करंट के डायरेक्शन को लेते हैं। कन्वेंशन डायरेक्शन क्या होता है करंट का, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, करंट इस तरफ होगा, ठीक है ना। याद रखना, ये सब बात पढ़ा दिया गया है। तो यहाँ तक हम लोग समझ गए क्या हुआ इसमें। यहाँ पर थोड़ा समझा देते हैं, समराइज कर देते हैं आपको एक बार। इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, कंडक्टर के पास के इलेक्ट्रॉन को फोर्स एक्सपीरियंस हुआ। वो फोर्स कितना हुआ, Q इंटू ई। क्यू का मतलब माइनस ई इंटू ई, माइनस ई इंटू ई। और ये निगेटिव साइन क्या इंडिकेट करता है कि इलेक्ट्रॉन पे लगने वाला फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में होगा, अपोजिट डायरेक्शन जाएगा, करंट इस तरफ बनेगा, ठीक है ना। इतना आप पहले नोट करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए नोट हो चुका होगा, आगे बढ़ते हैं इधर। केस 2 में सारा बात केस रिलैक्सेशन टाइम केस 2 में आया, ये सारी चीज़ केस 2 में। चलिए आइए फिर यहाँ देखिए, F बराबर क्या होता है, माइनस ई। अच्छा, इलेक्ट्रॉन के पास आप बताए थे चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास। मास के वजह से कितना फोर्स लगेगा उस पर, M इंटू ए। क्योंकि फोर्स जब आएगा, फोर्स तो काउज है, वो क्या लाता है, इफेक्ट लाता है, यानी F बराबर M है। यानी कि हम लोग क्या जानते हैं, देखिए यहाँ के बाद हम यहाँ लिख रहे हैं, ठीक है। ड्यू टू मास, देखिए अभी बताए थे फोर्स क्या है, काउज है, क्या है, काउज है।
और इफेक्ट कितना होता है एम ए ड्यू टू मास बाय न्यूटन्स लॉ। न्यूटन्स लॉ क्या बोलता है, आपको पूरा एग्जाम में इस तरह से लैंग्वेज में लिखना है। क्या बोलता है न्यूटन्स लॉ कि कॉज हमेशा इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, यानी एम इंटू ए। ये क्वेश्चन नंबर 3 क्या, ड्यू टू मास, मास की वजह से हम लोग जानते हैं कि फोर्स जो है वो कॉज है, वो इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, और एम ए को क्या बोलते थे, इफेक्ट। कॉज हमेशा इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। तो इक्वेशन 2 और 3 से क्या लिख सकते हैं, फोर्स कोई भी हो, फोर्स तो फोर्स है, वो बराबर ही है, तो ये टर्म और ये टर्म बराबर हो जाएगा, यानी एम ए बराबर माइनस ई इंटू कैपिटल ई। माइनस ई क्या है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यहाँ से ए बराबर क्या होगा, माइनस ई कैपिटल ई अपॉन एम। ठीक है, ये क्वेश्चन मेरा आ गया। मान लीजिए 2 और 3 से चौथा क्वेश्चन बना लेते हैं। ठीक है, तो क्या हो रहा है, अब इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट कर रहा है, यहाँ पर कांस्टेंट वेलोसिटी था, यहाँ पर क्या है, एक्सेलरेट कर रहा है एक डायरेक्शन में, तो करंट प्रोड्यूस कर देगा वो। क्योंकि हम लोग ये मानते हैं ना कि इलेक्ट्रॉन के चलने से करंट कभी नहीं मानते बच्चों। इलेक्ट्रॉन के देखा ये जाता है कि काफ़ी समय के बाद इलेक्ट्रॉन अपनी पोजीशन से सरका क्या, ड्रिफ्ट हुआ क्या, वो ड्रिफ्ट वाला वर्ड याद करिए, ड्रिफ्ट का मतलब सरकना होता है। तो देखिए चलना और सरकने में फ़र्क है, तो इलेक्ट्रॉन जब सरकता है तब ये देखा जाता है करंट प्रोड्यूस हो गया। क्योंकि इलेक्ट्रॉन अगर जा रहा है तो वापस लौट के नहीं आ रहा है, एक डायरेक्शन में चला जा रहा है, तो करंट काफ़ी समय के बाद कुछ ना कुछ करंट वो प्रोड्यूस कर ही देगा। यानी कंडक्टर को बैटरी से जोड़ने के बाद क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगता है, वो फोर्स एक इफेक्ट बनाता है, जिस इफेक्ट को एम बोलते हैं। तो वो ये टर्म और ये टर्म दोनों को बराबर कर दिया गया, यहाँ से एक्सेलरेशन निकाल लिया गया। इलेक्ट्रॉन एक डायरेक्शन में जो है वो एक्सेलरेट कर रहा है, तो काफ़ी समय के बाद वो अपने पोजीशन से बहुत दूर सरक जाएगा, तो करंट प्रोड्यूस कर देगा। ठीक है बच्चों, यहाँ पर करंट बनेगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ा जाए। अब देखिए क्या है कि अभी आपको बताया थी कि एक इलेक्ट्रॉन जो है बहुत सारा कॉलिजन सफ़र करता है। ठीक है, इंग्लिश वाला सफ़र के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग। तो बहुत सारा कॉलिजन सफ़र करता है, तो टाइम सबको कितना लगा, टाउ लगा। तो बताइए अगर वेलोसिटी टाइम पे डिपेंड करे तो कौन सा इक्वेशन, एक्सेलरेशन आने की वजह से कौन सा इक्वेशन होता है, इक्वेशन ऑफ मोशन। जो न्यूटन का 3 इक्वेशन याद करना पड़ेगा आपको। पहला इक्वेशन क्या था, v बराबर u प्लस टी। जब अब्सेंस में रखा गया था तो वेलोसिटी u1 था, और जब इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में रखा गया तो वेलोसिटी v1 हो गया। जब अब्सेंस में रखा गया था तो वेलोसिटी u2 था, इनिशियल वेलोसिटी। जब प्रेजेंस में रखा गया इलेक्ट्रिक फील्ड के तो वेलोसिटी v2 हो गया। इसी तरह से u1 था तो लास्ट में vn वाला हो जाएगा, यानी कि वेलोसिटी फाइनल हो जाएगा। अब जो टकराएगा वो फाइनल वेलोसिटी से टकराएगा। यानी कि अब हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज़ करने जा रहे हैं। तो हम लोग क्या मानने जा रहे हैं, तो हम लोग लिखने जा रहे हैं लेट v1 v2 v3 डॉट 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 vn बी द फाइनल velocities of electron in presence of इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में ही ना ऐसा काम हुआ है कि इलेक्ट्रॉन एक डायरेक्शन में जा रहा है, एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है। तो हर बार टाइम कॉलिजन होने में टाइम कितना लगा है, एक कॉलिजन से दूसरे कॉलिजन में टाइम कितना लगा है, टाउ लगा है। तो आप बताइए कि कौन सा इक्वेशन यूज करेंगे, बाय इक्वेशन ऑफ मोशन लगा रहे हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन लगा रहे हैं। ये आपको समझाने के लिए लिखे हैं कि एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन टकराएगा तो टाइम कितना लगेगा, टाउ। फिर नेक्स्ट टकराएगा, टाइम कितना लगेगा, टाउ। हमेशा टाइम टाउ ही लगाना है, क्योंकि आपको टाउ को कहे थे रिलैक्सेशन टाइम, एवरेज टाइम स्पेंड बाय इलेक्ट्रॉन बिटवीन 2 सक्सेसिव कॉलिजन। 2 लगातार कॉलिजन होने में जो एवरेज टाइम लगा है उसी टाइम को रिलैक्सेशन टाइम कहा जाता है, उसको टाउ से डिनोट किया जाता है। यानी एक कॉलिजन से दूसरे को टाइम लगा t1, टाइम लगा t2, इन सारे का एवरेज निकाल लिए तो वही टाइम जब बांट दिया गया कि लो भैया अब जो तुम अलग अलग टाइम से नहीं टकराना, तुम टाउ से ही टकराना, ताकि हम लोग अपना डेरिवेशन जल्दी जल्दी कर पाएँ और ईजी कर पाएँ। चलिए ये आपका एनसीईआरटी में भी है, हम अपने मन से नहीं कर रहे हैं कुछ भी। चलिए आगे बढ़ें। तो इक्वेशन ऑफ मोशन क्या बोलता है, v बराबर u प्लस टी। अब यहाँ के बाद हम क्या करने वाले हैं पता है आपको, यहाँ पर v1 लिखने जा रहे हैं, तो यहाँ पे u1 लिखने जा रहे हैं, और a का मान तो आप निकाल चुके हैं, और ये t के जगह पर क्या पुट करने जा रहे हैं, इस t के जगह पर टाउ पुट करने जा रहे हैं।
इस अगर यहाँ 1 लिखेंगे तो यहाँ पर भी 1 लिखेंगे, फिर यहाँ 2 लिखेंगे, यहाँ 2 लिखेंगे, यहाँ पर ए तो सबके लिए सेम है, टाउ सब जगह लिखते चलना है, ठीक है। तो उसको हम मिटाते हैं, फिर आगे लिखते हैं। v1 बराबर क्या होगा, u1 प्लस ए टी की जगह पर टाउ, ठीक। v2 बराबर यहाँ पर क्या होगा बोलो, u2 प्लस ए टाउ। फिर v3 बराबर u3 प्लस ए टाउ। अच्छा, एक बात और ध्यान क्या रखना है, यहाँ पर एरो देना है वेक्टर क्वांटिटी, वेलोसिटी वेक्टर है, इनिशियल हो या फाइनल हो वेक्टर क्वांटिटी है, एक्सेलरेशन भी वेक्टर है, टाइम नहीं है, टाइम स्केलर है। तो ये एरो दे दोगे और मज़ा आ जाएगा। चलो इस तरह से चलते चला गया, लास्ट वाला टर्म क्या आने वाला है, वी एन बराबर यू एन ए पर एरो टाउ। अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं, इसको मिटा देते हैं पहले हम। ये सारा केस 2 में नोट करना है आपको, रिलैक्सेशन टाइम से टोटल चीज़ केस 2 में जा रहा है। देखिए अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं, इसको ऐड करने जा रहे हैं। तो यहाँ हम लिख रहे हैं, देखिए ऐड ऑल दीज, आप भी ऐसे लिख सकते हैं, ऐड ऑल दीज। देखिए अब इस सबको जोड़ने पर क्या मिलेगा हमको, v1 वेक्टर प्लस v2 वेक्टर प्लस v3 वेक्टर डॉट 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 vn वेक्टर, ठीक है। इस तरफ को ऐड करके ये सब लिखा गया। अब क्या, बराबर बराबर सब जगह बराबर, तो यहाँ भी बराबर। अब देखिए ये सबको जोड़ने वाले हैं, u1 वेक्टर u2 वेक्टर, u1 वेक्टर u2 वेक्टर u3 वेक्टर डॉट 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 un वेक्टर, ठीक। अब देखिए ए टाउ ए टाउ ए टाउ ए टाउ, ऐसा 3 बार आएगा, 3 ए टाउ 4 बार आएगा, 4 ए टाउ n तक आया है। तो क्या बोलेंगे इसमें हम लोग, n ए टाउ, ठीक। अब ध्यान से देखना है, इस सबको ऐड किए तो यहाँ लिखे, इस सबको ऐड किए तो यहाँ पे लिखे, और इस सबको ऐड किए तो यहाँ पे लिखे। देखिए n ए टाउ, n क्यों, अगर 2 बार आएगा 2 ए टाउ, 3 आएगा 3 ए टाउ, 4 आएगा 4 ए टाउ, n तक है इसलिए क्या लिखेंगे, n ए टाउ, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, देखिए ध्यान से देखना, u1 प्लस u2 प्लस u3 डॉट 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 un बटे n है तो 0 लिख सकते हैं, यानी हम लोग इसको डिवाइड कर देंगे n से, ठीक है। तो डिवाइडिंग बोथ साइड बाय n, ठीक। तो n से डिवाइड करने पर यहाँ पर मिलेगा v1 वेक्टर प्लस v2 वेक्टर प्लस v3 वेक्टर डॉट 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 vn वेक्टर बटे क्या करने वाले हैं, n से डिवाइड, बराबर। यहाँ भी n से डिवाइड हो जाएगा, u1 वेक्टर प्लस u2 वेक्टर प्लस u3 वेक्टर डॉट 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 un वेक्टर बटे क्या, n। अब यहाँ n से डिवाइड करेंगे हम लोग, ध्यान से देखना, यहाँ पर n से डिवाइड करोगे तो n से n क्या होगा, कैंसिल, तो यहाँ क्या बचेगा, a टाउ। अब आपका ध्यान इक्वेशन 1 पर दिलाना चाहते हैं, देखना है u1 वेक्टर u2 वेक्टर u3 वेक्टर डॉट 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 un वेक्टर बटे n बराबर क्या लिखना है, 0। यानी कि ये वाला जो टर्म है मेरा, ये मेरा, इसके जगह पर हम क्या लिख देंगे, 0। 0 में हम ये ऐड करेंगे, 0 प्लस 2 2 होता है ना, तो 0 में ए टाउ ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, ए टाउ। यानी v1 वेक्टर प्लस v2 वेक्टर प्लस v3 वेक्टर डॉट 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 vn वेक्टर बटे n बराबर a वेक्टर टाउ, ठीक। यहाँ तक आप नोट करिए अच्छे से। फिर हम लोग केस 2 में ही 2 लाइन और लिखेंगे, तो वहाँ पर वो टर्म आपको बताएंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में। आ गया ड्रिफ्ट, लगभग हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी के करीब पहुँच चुके। देखिए यहाँ तक आप लोग नोट कर चुके होंगे। देखिए अब यहाँ पे देखिए इस चीज़ को क्या बोलते हैं, ज़रा ध्यान देना है आपको, बताना आप ही को दिमाग लगा करके। क्या बोलते हैं इसको, एवरेज बोलते हैं। याद है 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 बटे 4 क्या मिलता था, एवरेज। ये वेलोसिटी का एवरेज है, n तक डिवाइड कर रहे हैं, तो ये मेरा हो गया v एवरेज, ठीक, बराबर आया a वेक्टर टाउ, ठीक। अब देखिए v एवरेज a का मान क्या है, देखिए इक्वेशन 4 से 2 और 3 से
4 बनाए थे। देखिए कॉपी खोल के, वहाँ पे लिखा हुआ है स्मॉल ई, कैपिटल ई, एम, और यह माइनस साइन भी है, और टॉ। अगर हम मैग्नीट्यूड लेंगे तो एरो हटा दीजिए यहाँ से, मैग्नीट्यूड पॉजिटिव हो गया ये। देखिए अब ध्यान से सुनिएगा, ये क्या था, एवरेज कब, इलेक्ट्रिक फील्ड के अब्सेंस में या प्रेजेंस में, तो आंसर है प्रेजेंस में। इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में एक इलेक्ट्रॉन नहीं, जितने भी इलेक्ट्रॉन थे सब पर फोर्स एक डायरेक्शन में लगा, वो फोर्स इफेक्ट प्रोड्यूस किया, एम ए एक्सलेट हुआ, टाइम टाउ लगा टकराने के दौरान। तो उस बेसिस पर हम लोग एवरेज वेलोसिटी लेते आए इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इस एवरेज वेलोसिटी को ही कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इसी एवरेज वेलोसिटी को नाम दे दिया गया है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब बताओ बच्चों, कुछ कुछ तो समझ में आया होगा या कि पूरा समझ में आया, सच बताना। देखो यहाँ पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है, एवरेज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन विथ विच इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्टेड इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने के बाद इलेक्ट्रॉन कितना वेलोसिटी से सरका कंडक्टर के अंदर काफ़ी समय के बाद, तो वो वेलोसिटी कहलाती है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट का मतलब सरक जाना, ठीक है। तो देखिए इसका डेफिनेशन क्या है ड्रिफ्ट वेलोसिटी का, एवरेज वेलोसिटी, सबसे आसान डेफिनेशन आपको बता रहे हैं, किसी किताब में आपको इतना आसान नहीं मिलने वाला है। एवरेज वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रॉन जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में जो एवरेज वेलोसिटी उसका होता है, उसी को हम लोग कौन सा बोलते हैं, इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। नीचे वाला टर्म से मिटा देते हैं, आपको सब ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं। तो देखिए इसे मिटा देते हैं, तो आपको लिखना क्या पता चल जाएगा। देखिए यह लिखना क्या लिखे हम लोग, इसका डेफिनेशन क्या है, एवरेज वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इसका सिंबल क्या है, फाइनली हम लोग सिंबल समझ गए हैं, वी डी से लिखना है। वी डी बराबर क्या होगा, देखिए ई मेरा क्या था, इलेक्ट्रॉन था, ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, टाउ क्या है, दो कॉलिजन होने में लगा समय, एम क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ तक आपको समझ में आया। तो यही है मैकेनिज़्म किसका, करंट फ्लो होने का। क्या मैकेनिज़्म है, डिटेल कर देते हैं, सुन लीजिए बस, लास्ट है, समझ में आ जाएगा। कंडक्टर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं 10⁻29 इलेक्ट्रॉन उसके अंदर होते हैं यूनिट वॉल्यूम में। अगर इतना इलेक्ट्रॉन नॉर्मल टेम्परेचर यानी कि बात करें रूम टेम्परेचर की बात करें, उस टेम्परेचर पर जो उसकी वेलोसिटी होती है 10⁵ की ऑर्डर की होती है, इतनी स्पीड होने के बावजूद भी वो इलेक्ट्रॉन करंट नहीं प्रोड्यूस कर सकता है। कारण क्या है कि रैंडम मोशन होता है उसका। रैंडम मोशन होने के दौरान सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी 0 हो जाएगी। तो आपको यहाँ पर ये पूरा वेलोसिटी 0 दिख रहा था आपको। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद हम लोग उसको इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में रखे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स लगा, जो रैंडम मोशन था वो एक डायरेक्शन में कन्वर्ट हो गया और इलेक्ट्रॉन एक तरफ ड्रिफ्ट किया। जो वेलोसिटी ड्रिफ्ट किया उसको क्या बोला गया, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और दो कोलिजन होने में समय जो लगा उसको क्या बोला गया, रिलैक्सेशन टाइम। क्योंकि टाइम अलग अलग था और हम सबका एवरेज निकाल करके वही टाइम दो इलेक्ट्रॉन को बांट दिए कि लो भैया अब जो तुम टकराओगे दो इलेक्ट्रॉन टाउ ही टाइम लगना चाहिए। उससे हमारा डेरिवेशन आसान हुआ और अपना कंप्लीट भी हो गया। तो चलिए अब हम लोग इसके बाद बात करने वाले हैं कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी का करंट से क्या रिलेशन होता है। जो इस बार का क्वेश्चन था 2020 का सीबीएसई बोर्ड का, वो यही था, रिलेशन द एस्टैब्लिश द रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक करंट।